नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे एक पेड़ मां के नाम, कटते पेड़ बेनाम। देवभूमि उत्तराखंड अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है और इसका मुख्य श्रृंगार जल, जंगल और जमीन है। लेकिन लंबे समय से विकास के नाम पर इसको उजाड़ा भी जा रहा है। ताजा मामला आजकल सुर्खियों में देहरादून ऋषिकेश हाईवे के चौड़ीकरण के चलते 3000 से ज्यादा हरी भरी पेड़ काटने का है, जिसको लेकर पर्यावरण प्रेमी सरकार के इस फैसले को विकास के नाम पर विनाश बताते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य गठन के इन 25 सालों में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 46,203.76 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित की गई है। सूचना के अधिकार आरटीआई से मिली जानकारी में खुलासा हुआ है कि सबसे ज्यादा वन भूमि जल विद्युत परियोजनाओं, सड़क निर्माण और खनन गतिविधियों के लिए दी गई है। वहीं कुल हस्तांतरित वन भूमि में अकेले देहरादून जिले की हिस्सेदारी करीब 47% है। एक तरफ जहां सरकार और सरकारी विभाग इस परियोजना को विकास का मॉडल बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सामाजिक संगठन सवाल खड़े कर रहे हैं। संगठनों का मानना है कि सरकार जो कर रही है वो लोगों के विकास को लेकर कर रही है, लेकिन इस तरह के विकास में हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। रोड कनेक्टिविटी बेहतर होने से समस्याएं और अधिक बढ़ेंगी, क्योंकि प्रदेश में ट्रैफिक दबाव बढ़ेगा, जिससे पॉल्यूशन और अधिक होगा। ये सड़क मार्ग एलिफेंट कॉरिडोर भी है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा कर किया जा रहा विकास आने वाली पीढ़ियों के लिए समस्या खड़ी होती जा रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या समय को बचाने के लिए पेड़ों को काटना फायदेमंद है। चर्चा इसी पर करेंगे खास मेहमानों के साथ। उससे पहले आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट। ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के लिए हो रही हजारों पेड़ों की कटाई को लेकर विवाद गहरा गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने एनएचआई और वन विभाग पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई की स्पष्ट अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने और अनुमति संबंधी दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने कहा कि 9 जनवरी 2026 के हाई कोर्ट के आदेश में तमिलनाडु के मधुमलाई एलिफेंट कॉरिडोर और उत्तराखंड के अनीता खंडवाल बनाम उत्तराखंड सरकार मामले का उल्लेख किया गया था। वहीं भारी संख्या में कट रहे हरे पेड़ों को लेकर सामाजिक संगठनों के साथ राजनीतिक दल भी सरकार की इस विकास की नीति को विनाश की नीति बता रहे हैं, जिस पर जमकर राजनीति लगातार जारी है। विशेष तौर पर 9 जनवरी 2026 को हाई कोर्ट के ऑर्डर में स्पष्ट तौर पर तमिलनाडु राज्य के मद्दुमलाई एक स्थान है, उसके संदर्भ में जो एलिफेंट कॉरिडोर को लेकर के जो उसका उल्लेख हाई कोर्ट के 9 जनवरी के ऑर्डर में किया गया। और उसी के साथ में अगर अपने राज्य उत्तराखंड राज्य की बात करें तो ऋषिकेश में पशु लोक समिति का अनीता खंडवाल जी का वर्सेस उत्तराखंड, तो इन दो केसेस के उल्लेख के साथ में इस जो फाइनल ऑर्डर हाई कोर्ट का था इस पूरे प्रकरण में, ऋषिकेश भानियावाला प्रकरण में, यह था कि हम इस मामले को डिस्पोज करते हैं। एक लाइन में अगर बोला जाए तो यही कहेंगे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एनएचएआई को पेड़ काटने की स्वीकृति नहीं दी थी। इसको आधार बनाते हुए एनएचएआई वापस कोर्ट में एक क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण के लिए गए और 18 मार्च को 2026 को हाई कोर्ट ने एक उन क्लैरिफिकेशन का जवाब दिया, लेकिन उनके क्लैरिफिकेशन में कहीं पर भी स्पष्ट इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है कि आप ऋषिकेश भानियावाला पेड़ों में जाकर के वहां पर पेड़ों को काट सकते हैं। कम से कम हमारी इस पूरी चीज की समझ को लेकर के है। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का हमेशा ये मानना रहा है और वो हमारा हरित प्रदेश है और उसके लिए हम, क्योंकि हम जो है ग्रीन बोनस के लिए तैयारी कर रहे थे, तो पेड़ काटना हमारे लिए भारी चिंता का विषय है। और जिस प्रकार से बेवजह सिर्फ 10 मिनट का रास्ते को सुलभ करने के लिए हजारों पेड़ों की बलि दी जा रही है, इसका हम विरोध करते हैं। लेकिन अब समय बहुत आगे हो गया है, पेड़ कट चुके हैं, तो हमारा ये मानना है कि वन विभाग को सुध लेनी चाहिए कि जो पेड़ है वो 10-10 घन मीटर के पर यहाँ प्रदेश के लोगों को, लोकल लोगों को पेड़ दिए जाएं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बातें हो रही है उसमें केवल बातें करी जा रही हैं और धरातल पर ये नहीं समझा जा रहा है कि आपको पर्यावरण के साथ एक बैलेंस बना के चलने की जरूरत है। और जिस तरह के विकास में हम देख रहे हैं कि हर तरफ से सड़क आ रही है और जा रही है कोई मसूरी की तरफ, एक ही मसूरी है और सड़कें आपकी अगर आपने 10 बना भी दी
तो कितनी कैरिंग कैपेसिटी है मसूरी की, ये आपने देखा? आपको पता ही नहीं है कि साइंटिफिक तरीके से आप किस तरह से जो टूरिस्ट है उसका इन्फ्लक्स होने दें। और आज इसी कारण से जो जनता है वो सड़कों पे आकर खड़ी हो गई है। देखिए, निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है पूरे देश में, साथ साथ उत्तराखंड में भी, यहाँ पर लाखों पेड़ पौधे हम लगाने का काम कर रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम प्रत्येक हमारा कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता हर जगह लगाने का जो है उसका संकल्प है, उसको पूरा कर रहा है। अब रही बात की जो रोड चौड़ी होती है उसमें पेड़ कटान होते हैं। देखिए, कुछ चीजों के लिए एक तरफ तो हमारी जो जनमानस है उनको रोड भी चौड़ी चाहिए और होना भी चाहिए। देखिए, रोड भी चौड़ी होगी, लेकिन उसके साथ साथ सरकार लगातार पेड़ लगाने का काम भी कर रही है। जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा वन भूमि देहरादून जिले में हस्तांतरित की गई है। देहरादून में 21,618.32 हेक्टेयर वन भूमि विभिन्न परियोजनाओं के लिए दी गई। इसके बाद हरिद्वार में 6,002.32 हेक्टेयर, नैनीताल में 3,603.83 हेक्टेयर, चमोली में 3,065.34 हेक्टेयर, टिहरी में 2,555.29 हेक्टेयर और पिथौरागढ़ में 2,360.67 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित की गई है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि राजधानी देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं का दबाव सबसे ज्यादा रहा है। कुल हस्तांतरित वन भूमि का करीब आधा हिस्सा अकेले देहरादून जिले से संबंधित है, यानी दून घाटी में पेड़ों से भरे वन भूमि को हस्तांतरित की गई है। जाहिर है इससे हजारों पेड़ों पर आरियां चली होंगी और आने वाले भविष्य में यह सिलसिला आगे भी विकास के नाम पर देखने को मिलेगा। अब सवाल यही है कि ये विकास है या विनाश, इसका फैसला राजनीतिक पार्टी तो नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा ही रहा तो प्रकृति जरूर अपना हिसाब मांगेगी। शायद तब तक इसका जवाब शायद किसी के पास संभव नहीं होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से हम करेंगे चर्चा, खास मेहमानों के साथ में गुरविंदर सिंह चंदोक हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इंदुमान प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, दीपक रावत केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, आशीष गर्ग पर्यावरणविद, ऋतुमय ढोभाल राजनीतिक विशेषज्ञ। बहुत स्वागत मौजूद मेहमानों का। सबसे पहले शुरुआत करेंगे गुरविंदर सिंह जी के साथ में। गुरविंदर सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड का विकास विनाश के साथ क्यों हो रहा है? दोनों एक साथ चलेंगे अगर तो शायद कभी भी चीजें आसान नहीं हो पाएंगी। पेड़ काट रहे हैं आप, पहले ही हम देख रहे हैं कि स्थिति कैसे क्या होती जा रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। गरिमा जी, पहले तो ये मैं बता देता हूँ कि कोई भी कटान अगर प्रदेश स्तर पर जो होता है उसमें एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, वन विभाग की एनओसी के बाद ही होता है। एक बात अब मैं इसमें बताता हूं कि आज जो मुख्य विषय है देहरादून से ऋषिकेश और हरिद्वार से ऋषिकेश, ये दो एक ऐसी 4 लेन की तरफ, विकास की तरफ हमारा प्रदेश बढ़ रहा है, जिससे कि आप ये देखिए कि देहरादून से ऋषिकेश ये 20 किलोमीटर में रोज 2 लाख, लगभग रोज 2 लाख श्रद्धालु और 30,000 गाड़ियां डेली चलती है। पिछले साल इस रोड पर लगभग 50 लोगों की मौत हो गई, ज्यादातर जाम और हादसे से। अच्छा, हमारी दामी सरकार ने तय किया या तो जाम से लोग अपनी जान से हाथ धोए या 4 लेन बनाकर एक विकास का एक नई गाथा और उनकी जान बच सके। तो हमने जो रास्ता चुना, हाँ पेड़ कटेंगे लेकिन हर एक पेड़ के बदले 10 पेड़ भी लगेंगे। और मैं के न्यूज के दर्शक भी इसमें रोज फंसते ही होंगे। ऋषिकेश से हरिद्वार 25 किलोमीटर में 3 घंटे लगते हैं और कांवड़ में तो 8-8 घंटे लगते हैं। देखिए, हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर भी 2 लाख श्रद्धालु और टूरिस्ट, जो देश हमारा इस उत्तराखंड का नाम है देश में, वो पर्यटन स्थल के रूप में भी है। और 4 धाम यात्रा करोड़ों सनातनियों के आस्था का प्रतीक है। देश ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं और ये उत्तराखंड की एक अस्मिता से भी ये चीज जुड़ी है, आस्था से जुड़ी है कि अगर हम 4-4 घंटे का जाम तो लगता है और अगर उधर एम्स भी है
ऋषिकेश में एम्स में एक अगर एम्बुलेंस जो है, एक बार के न्यूज ने फंसी एम्बुलेंस की न्यूज भी दिखाई थी। तो आप एक बात ये समझिए कि कटान सिर्फ उसी जगह पर होता है जहां कोई विकल्प नहीं है, और हर पेड़ के बदले पहली बार निश्चित तौर पर समझिए कि 10 पेड़ लगाए ही जाएंगे। एक यह सड़क जो है ये जीवन रेखा के रूप में दोनों सड़कें हैं। अच्छा, चारधाम यात्रा, कुंभ, कांवड़ सब इसी रोड से। पिछले साल जाम में इस रोड से मैंने आपको बताया कितनी मिट्टी हो गई। लेकिन कुछ विपक्षी ये चाहते हैं कि विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए चौड़ीकरण भी जरूरी है। मैं ये कहता हूं कि अगर 1 घंटा गाड़ी खड़ी रहती है, धुआं और उसके प्रदूषण 10 गुना प्रदूषण होता है, तो 4 लेन बनने से प्रदूषण भी लगभग मैं समझता हूँ 40% प्रदूषण भी कम होगा। अच्छा, ये पेड़ जो कोई भी करता, मैंने बार बार कह रहा हूं कि एक पेड़ के लिए 10 का पेड़ लगाने का एनजीटी की गाइडलाइन को फॉलो कर रही है सरकार। हर पेड़ कटे के बदले नए पेड़ हर ऋषिकेश, हरिद्वार और डंपिंग जोन में लगेंगे ही। और मैं जहां संभव हो एलिवेटेड रोड, टनल और रिटेनिंग वॉल बन रही है, वहां पेड़ ना कटे, ऐसा सरकार का विशेष उस पर फोकस है। और जिन पेड़ों को शिफ्ट भी किया जा सकता है उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। और इसमें ये समझिए आप, जब कांग्रेस भी थी NH-74 में 1 लाख पेड़ थे, तब कोई कहने वाले नहीं थे। आज जब 4 धाम के लिए रोड बन रही है, आस्था की प्रतीक पूरे देश में लोग इस बात को देख रहे हैं, तो जगह जगह इस पर सवाल उठाया जा रहा है। उन्हें जनता की जान से मतलब नहीं है, सिर्फ राजनीति करने से मतलब है। और मैं एक बात और कहूंगा कि कटान सिर्फ गंगा जी के 30 मीटर के दायरे में, गंगा जी से 100 मीटर दूर बफर जोन बन रहा है। एनजीटी की सब काम एनजीटी की निगरानी में हो रहा है। तो प्रदूषण से, जैसे आपने कहा, पर्यावरण सिर्फ पेड़ से नहीं, प्रदूषण से भी तबाह होता है। हम खाली ये कहें पर्यावरण पेड़ ही बचाते हैं, सही है आपकी बात, लेकिन उसके बाद प्रदूषण से भी हमारा जो पर्यावरण खराब होता है। 4 लेन से 2 घंटे का सफर जो आपका 45 मिनट में अगर ये बनने के बाद हो जाएगा, तो मैं एक बात कह सकता हूँ, बाईपास एलिवेशन सब देखा, जहां रोड नीचे नहीं जा सकती वही कटान हो रहा है। ये आपने अभी विनाश की बात कही, तो विनाश नहीं है ये विनाश वो है जब कांवड़ में भगदड़ें हो जाती हैं। विकास तो वो है जब मां गंगा के दर्शन एक आने वाला बाहर से, देश से, विदेश से 2 घंटे में उसके दर्शन हो जाए। और मैं इसमें एक बात बता देता हूं कि बीजेपी का मंत्र साफ है, विकास भी विरासत भी। हम तो ना पर्यावरण को खराब होने देंगे, ना ही श्रद्धालुओं की जान से समझौता करेंगे। और इस उत्तराखंड का नाम इस देश में कभी इस बात से खराब ना हो कि वहां पर तो साफ बहुत जामों का सिस्टम है, आगे बढ़ने का दौर है। आज देहरादून की जनसंख्या जो आप देखिए 2001 के लगभग वो थी 4 लाख, 4.25 लाख के आसपास, आज 10 लाख के आसपास है। हरिद्वार की जनसंख्या देखेंगे तो लगभग 2.5 लाख के पूरी, उसमें मेट्रो जो हरिद्वार का सिस्टम, उसमें आज 5 यानी कि दुगनी। ऋषिकेश की संख्या भी 80,000 से तो जनसंख्या जिस अनुपात में बहुत अधिक संख्या में बढ़ रही, उसी हिसाब से गाड़ियां, उसी हिसाब से लोग। तो आप ये देखिए, अगर इसको हम कुछ नहीं सोचेंगे, विकास की नई गाथा नहीं लिखेंगे, तो 4 धाम यात्रा भी, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है कि हमारी आस्था का तीनों लोग ब्रह्मांड में और 4 धाम हमारे उत्तराखंड में, हमको समाज में एक बड़ा मैसेज भी उत्तराखंड से देना है। और मैं एक बात कह देता हूं कि पेड़ लगाकर, सड़क बनाकर दानी सरकार दोनों को बचाएगी, यानी एक के बदले 10 पेड़। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां सिर्फ विरोध करना जान रही है, हमें उत्तराखंड को बनाना है। मैं ये बात फिर कह दूं, कुंभ में देखिए आप 2021 में जाम की वजह से क्या हुआ आपको पता ही होगा। 4-6 घंटे का जाम वो 2021 में जब था, लगता था शंकराचार्य चौक और चंडी चौक, हर की पेड़ी के आसपास गाड़ियां घंटों फंसी रहती थी। ठीक है, इसलिए सरकार ने तब भी कुंभ से पहले 7 पुल और फ्लाईओवर। ठीक है सर, आपकी बात आ गई है, लेकिन आपने कहा विकास के साथ विरासत भी रहेगा, लेकिन यहाँ तो विकास के साथ विनाश नजर आ रहा है। बड़ी बात यह कि आप उस विरासत को बचा कर रखते, आप उन पेड़ों को ना काटते। अगर उसके अलावा कोई विकल्प निकल आता तो शायद अच्छा होता कि देवभूमि अपनी प्रकृति के लिए जाना जाता है, खूबसूरती के लिए, पेड़ पौधों के लिए। मैंने पहले ही कहा कि ये विनाश है तो विकास के नाम पर कहीं अगर आप इस विनाश को मानते हैं, विनाश वो है जब कांवड़ में या
भगदड़ों में लोगों की मृत्यु हो, लोग जान से हाथ धो रहे हो। तो आप सब तरफ देखेंगे उत्तराखंड नहीं तो की एक अगर ऐसी हम पेड़ों को काट कर ऐसे भौगोलिक परिस्थितियों को ना ध्यान में रखते हुए विकास करेंगे तो वो एक ना एक दिन विनाश जरूर लेकर आएगा, ये तो बिल्कुल पता है। और जो स्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां उत्तराखंड की हैं, वहां पर हमें फूंक फूंक कर कदम रखने वाली स्थिति होती है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इंदुमान जी का रुख करेंगे, फिर आशीष गर्ग जी के पास जाएंगे, पर्यावरणविद भी हमारे साथ हैं। पहले इंदुमान जी, क्या कहना चाहेंगी मैम? अभी गुरविंदर सिंह चंदोक जी के जवाब से आप कितना सहमत नजर आ रही हैं? इंदुमान जी। जी, हमारे छोटे भाई चंडोक जी ये कह रहे हैं कि 50,000 लगभग श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी, तो आने वाले समय में इस तरह से मृत्यु ना हो इसलिए सड़क को चौड़ा करा जा रहा है। 50,000 नहीं, 47 मैम। चलिए लगभग 50,000। तो नहीं मैं नहीं इसमें ये कहूंगी कि 47 हरिद्वार में, रुड़की में जो रोड्स हैं बहुत चौड़ी हैं, और पिछले 4-5-6 सालों में हमने देखा है कि लगातार वहां पर एक्सीडेंट हुए हैं। तो सड़क का चौड़ा होना को तो कोई इस बात का द्योतक नहीं है कि वहां एक्सीडेंट नहीं होंगे या श्रद्धालुओं की मृत्यु नहीं होगी। यहाँ तक कि यदि पतली पतली पगडंडियों से भी बहुत लंबे समय से चारधाम की यात्राएं चल रही थी, जब सड़कें इतनी चौड़ी नहीं थी, तब भी श्रद्धालु वहां जाते थे और काफी सुरक्षित तरीके से जाते थे। तो सड़क का चौड़ीकरण केवल मात्र इसलिए हो रहा है, ये तो एक गलत बात है। हाँ, विकास के लिए सड़क का चौड़ा होना गलत बात बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के जो वन है, जो जंगल है, कुल मिलाकर पूरे वन का जो साइंटिफिक सिस्टम है उसमें 65% उत्तराखंड से आता था। लेकिन ये पहले की बात है। आज उसका अगर सही डेटा निकाला जाए तो बहुत नीचे उसका स्तर पहुंच गया है। एनजीटी के नियमों की तो लगातार देखिए धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वहां के बीच की जमीन बेची जा रही है। यदि खनन के नाम पर और अवैध भूमि के बेचने के नाम पर विकास हो रहा है, तो ऐसा विकास किसी को भी नहीं चाहिए। देखिए, चौड़ी सड़क हो ये प्रत्येक नागरिक उत्तराखंड का चाहता है, लेकिन गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा जैसी चौड़ी नदियां जहां से आ रही हैं, उसी के पास यदि इतने अधिक पेड़ों को काटा जाता है, अंधाधुंध कटिंग करी जाती है, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा इस बात का बढ़ जाता है कि जो साइड में जल कटाव नदियों से होता है वो और अधिक होगा। वर्षा जिस तरह से अब वर्षा बैलेंस्ड वर्षा नहीं हो रही है। देखिए, आ चुका है जो हमारे भौगोलिक साइंटिस्ट हैं, वो ये इस बात को कह चुके हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी और जो बारिश होगी वो इम्बैलेंस होगी, संतुलित नहीं होगी। मतलब होगी तो ज्यादा होगी या फिर बादल फटेंगे, और जो कि हम जीता जागता सबूत उसका देख रहे हैं कि कहीं ग्लेशियर टूट रहे हैं, कहीं अवलांचेस आ रहे हैं। पिछले साल हमने थराली और हर्षिल आदि में देखा किस तरह से पहाड़ टूट कर नीचे आ रहे। क्यों आ रहे? यदि पेड़ उतने ही होते तो इतना विनाश अभी लास्ट पिछले जो 4-5 सालों में, हालांकि ये 2013 में भी ये तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग का असर बहुत पहले से प्रारंभ हो चुका है, अब तो ये पूरे विश्व में पहुंच चुका है। ऐसे में हमें पेड़, जो ये तो कहने की बात है कि एक की जगह 10 लगाएंगे, ऐसा कहीं पर भी नहीं हो रहा है। मैं भी पौधारोपण में जाती हूँ तो वो बड़े आराम से कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, उसमें कोई क्या तुलसी लगा रहा है, कोई लेमन ग्रास लगा रहा है, कोई एलोए वीरा लगा रहा है। जस्ट फॉर्मेलिटीज एनजीओ आदि कर रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक तरीके से तो ये है कि सरकार उसको, यदि एक पेड़ को काटा जा रहा है वहां से, तो वहीं पे साइंटिफिक तरीके से जंगल को लगाया भी जाएगा साथ में। रही एलिवेटेड रोड, उसका तरीका देखिए इस तरह से कुछ निकालना चाहिए था। अभी तो ये भी स्पष्ट नहीं है इसमें कि क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट है कि नहीं है, क्योंकि हर बात को यहाँ लीपापोती की जाती है उस पर। पहले इस पे, ये तो 1 साल पहले शायद बनने वाली थी और उसमें कोर्ट का आदेश आया था, इस पे स्टे लगा था, और वो स्टे हटा या नहीं हटा ये अभी स्पष्ट नहीं है। मैं नहीं कह सकती हूँ कि वो स्पष्ट है, लेकिन फिर से काम शुरू हो गया। चौड़ी सड़क करिए, विकास करिए, मगर विनाश के नाम पर नहीं। देखिए, ये पूरे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति वैसे ही बहुत कमजोर है, लैंडस्लाइड्स प्रोन एरिया है ये। हमने देखा खनन के नाम पर जमीनों को खोदा जा रहा है, टनल के नाम पर जमीनों को, टनल के नाम पर किस तरह से हमारे मजदूर दब चुके हैं, जोशी मठ दब चुका है, किस तरह से केदारनाथ में। अभी तो देखिए फर्स्ट राउंड, मानसून का फर्स्ट राउंड हुआ है, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, और ज्यादा लैंडस्लाइड्स के मामले तो सितंबर में देखे जाते हैं।
ये बहुत दुख की बात है कि विकास के नाम पर ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और इस बात का इनको विकास से कुछ लेना देना ही नहीं, विकास कौन सी चिड़िया का नाम है, ये इनको कुछ लेना देना नहीं। इनकी निगाह है केवल कुर्सी पर, किस तरह से कुर्सी को बचाया जाए, केवल इस बात पर निगाह। कहीं मंदिर चोरी हो, मंदिरों, देखिए नए नए काम हो रहे हैं। पहले खनन की शिकायत थी, फिर वो नेचुरल, ये तो देखिए नेचुरल आपदा है। जी। शिक्षा की शिकायत थी, पेपर लीक की शिकायत थी। अब एक नए नए मुद्दे, राम मंदिर में चोरी, कहीं केदार मंदिर में चोरी, और अपने ही लोग इनके कर रहे हैं, अपने ही सरकार है समिति बना रही है, और कहीं भी कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। सीधे सीधे सरकार ने लूट मचाई हुई है मंदिरों के नाम पर। ये बहुत गलत बात है कि मुग्धा धर्म के मैम, नाम आप पर ठीक आप है, अब राजनीति अभी करते तक हैं, ठीक थी, राम अब के वहां नाम पर पर चर्चा राम नहीं। को हाँ ठीक है, लेकर अभी उस आएंगे, पर कुर्सी चर्चा पर नहीं कर बैठते। रहे, अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे। ठीक है, हम लौटेंगे। पर्यावरण विद हमारे साथ में जी। लगातार बने हुए आशीष गर्ग जी हैं। बहुत स्वागत आशीष जी आपका। आशीष जी, सड़कों को बनाने के लिए अगर पेड़ों को काटा जा रहा है, देखिए एक पूरा पेड़ बन पाए इसमें कितना समय लगता है, ये हम सब जानते हैं। और आजकल हम पौधारोपण तो खूब करते हैं, आप कभी भी देखेंगे, खास तौर पर जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आता है तो जून का महीना होता है, मुझे लगता है वो सबसे खराब वक्त माना जाता है। जितने भी पेड़ लगाने वाले लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो यही कहते हैं कि इससे खराब वक्त नहीं होता, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होती है। इस दिन खूब एक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कुछ भी कह लीजिए पेड़ लगते हैं, लेकिन उनको ठीक उसमें से शायद 100 में सिर्फ 5 या 10 ही पेड़ चल पाते होंगे। आप सोचिए, जो लगे लगाए पेड़ हैं दसियों साल से, जिनकी सेवा करके उन्हें बड़ा किया गया है, सड़क बनाने के लिए विकास के नाम पर उन्हें काटा जा रहा है, भौगोलिक परिस्थितियों को नहीं ध्यान रखा जा रहा, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर हम ऐसे ही पेड़ काटते रहे तो स्थिति और खराब होने वाली है। कैसे आखिर विकास और विरासत दोनों बरकरार रहे, विनाश ना होने पाए, ये किया जाना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार गरिमा जी। आपने जो बात कही, एक्चुअली मैं आपको इसका एक बैकग्राउंड देना चाहूँगा। इस पर्टिकुलर केस में जो भानियावाला ऋषिकेश के रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, इसमें मैंने भी एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली थी जो मेन एप्लीकेंट के साथ। मेरा इसमें जो डालने का मकसद कोई ना प्रोजेक्ट को रोकना था और ना उसको कुछ अप्रूव कराना था। मेरा ये था कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए जिसमें हमारा जो रोड भी बने और साथ ही साथ पेड़ भी बचे, और सबसे बड़ा एंगल इसमें है जो वाइल्ड लाइफ के कॉरिडोर भी बने। तो इसमें मैंने एक जो एलिवेटेड रोड की भी बात चल रही है, ये सबसे पहले मेरा ही सजेशन था, जो मैंने सितंबर 2025 में मैंने अपनी जो पिटीशन डाली थी उसमें दिया था। देखिए, अभी प्रॉब्लम यह है कि उत्तराखंड जो है उसका 46% तो पूरा वन का क्षेत्र है और 5 से 6% उसमें आपके ट्री कवर है। तो आप ये मान के चलिए 52% तो पूरा हमारा ये वन या ट्री कवर मिला के है। तो अब यदि रोड बनानी है तो हमारे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो सरकार है ये इजी ऑप्शन को चुन रही है कि रोड को हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करो, मतलब चौड़ा करो, तो ऑब्वियसली उसमें काफी पेड़ कटते हैं। जैसे आप भानियावाला ऋषिकेश का एग्जाम्पल ले, यदि हम उसमें वर्टिकली उसको अप जाते, जिसमें हम एक एलिवेटेड रोड ऊपर बना देते, तो ना केवल हमारा वाइल्ड लाइफ का भी काम होता, हमारी जो एक्स्ट्रा रोड भी हमको मिल जाती, और साथ ही साथ हमारे 3000 पेड़ बच जाते। अब ये जो कहते हैं कि हम एक पेड़ की जगह 10 पेड़ लगा देंगे, इसमें भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन देखिए ये पेड़ हमारे सैकड़ों साल पुराने हैं। और जो ये एक अच्छी खासी स्टडीज है कि जो क्लाइमेट चेंज की अभी विभीषिकाएं चल रही है, जिसमें हमारे उत्तराखंड की पूरा ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, या पूरी नदियां सूख रही हैं, या और गर्मी बढ़ती जा रही है, हमारे पूरे भारत के सबसे मैक्सिमम शहर जो हमारे सबसे गर्म विश्व के सबसे गर्म शहरों में आके जा रहे हैं, तो इसके लिए हमको वनों को और पेड़ों को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो बात कही जाती है कि हम विकास और इकोलॉजी को साथ लेकर चल रहे हैं, उसमें कही तो जाती है, लेकिन ज़मीन पे उसका बिल्कुल उलट होता है। तो भानियावाला ऋषिकेश उसका एक एग्जाम्पल है। इससे पीछे सहस्त्रधारा रोड का एक एग्जाम्पल है, जो सहस्त्रधारा के उसमें 2000 ये काटे गए कि भाई ये मसूरी, जो हमारा टूरिस्ट मसूरी यहीं से जाएगा, जबकि कोई आवश्यकता नहीं थी, उसको बाहर से ले जाया जा सकता था या कोई दूसरा रोड बना के किया जा सकता था, जो सरकार अब कर रही है। एक एलिवेटेड रोड रिस्पना और बिंदाल से ले जा रही है। तो यदि आपको ये रोड पहले ही ले जाना था तो आपने सहस्त्रधारा रोड के पेड़ क्यों काटे? और जो उसकी जगह जो पेड़ लगाने कब की बात हुई थी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी तक उसमें कोई भी ऐसा पेड़ लगाया ही नहीं किया। उसके लिए थोड़े से डिवाइडर्स वगैरह में लगाए, जो वो भी हमारी पहल पे सर्वाइव हो रहे हैं। और ट्रांसप्लांटेशन का हाल आपने देखा ही है, जो रायपुर में जिस तरीके का जो स्पोर्ट्स स्टेडियम के सामने पेड़ लगे हैं, वो तो उसको पेड़ों का मुर्दघाट कहा जाता है इस समय।
तो ये जो मैंने सॉल्यूशन दिया था, इसमें ये जो अभी पेड़ कट रहे हैं जिनको देख के हमें बड़ा दुख होता है, ये सैकड़ों साल हमारे हेरिटेज ट्रीज हैं, तो इनको बढ़ते बढ़ते 60 साल लगेंगे। तो ये जो क्लाइमेट चेंज से जो लड़ने के लिए जो हमारे एक अच्छे वैरियर्स थे, जी। वो ग्रीन असेट था, वो नष्ट हो गया। हम्म। तो इसको इसीलिए जो बैलेंस करके चल रहा है, हमें केवल रोड ही नहीं बनाने हैं, लेकिन बिल्कुल। रोड के और साथ ये साथ इकोलॉजी बैलेंस को भी रखना, ये जो बैलेंस की आप बात करें ना, इस बैलेंस को रखना ही सरकार का काम है, और मुझे लगता है अगर वो नहीं हुआ तो शायद नुकसान हो जाएगा। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास में, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मच जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। दीपक रावत जी का रुख करेंगे, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपको। ताजा मामला चर्चा में आया क्योंकि पेड़ों की कटान को लेकर लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा है। 3000 पेड़ों का ये पूरा मामला है। हाईवे बनाना है, बनाइए, लेकिन एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो नेचुरल स्ट्रक्चर है आप उसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा प्रकृति के लिए। दीपक जी। गरिमा जी, आपने आपका जो आज का कार्यक्रम रखा उसमें एक पेड़ माँ के नाम, माँ की बेनाम, और दूसरी लाइन क्या थी उसकी? बाकी बेनाम। बाकी जो पेड़ कट रहे हैं वो बीजेपी के नाम। आपने ये क्यों नहीं करा कि बीजेपी की वर्तमान सरकार है तो आपने उसको पूरा टैगलाइन पूरी करनी थी ना। आपने बीजेपी के राज्य में कट रहा है तो आपको बीजेपी लिखना चाहिए था। क्या है, पेड़ तो बीजेपी के राज्य में कट रहे हैं तो बीजेपी के नाम लिखिए उसको। तो कांग्रेस यूकेडी थोड़ी आएंगे। चलिए, आपका सुझाव हमने ले लिया है, ठीक है। अब आइए मुद्दे पर। सरकार को बचा दिया, आपने सरकार को बचा दिया, लेकिन हम अगर बचाते तो हम इस पर चर्चा नहीं करते, आप ये बोल नहीं रहे होते। देखिए गरिमा जी, आपने थोड़ी सहानुभूति रखी सरकार के प्रति, और चलिए चलता है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, 47,000 मौतों का एक आंकड़ा लेके आ गए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि रोड चौड़ी होगी तो कम से कम 20-25 लोग तो बच ही जाएंगे, 47,000 तो मरे ना हो। मतलब आप तर्क देखिए इनके। चलिए मुद्दे पर आइए, आप जल्दी से मुद्दे पर आइए सर। हाँ, मुद्दे पे हूँ मैं। रोड चौड़ी हो रही है, रोड चौड़ीकरण हो रहा है। तमाम विशेषज्ञों की राय में एक बात स्पष्ट आई है कि जितने भी प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड में आ रही है, हिमाचल में आ रही है, कहीं भी पर्वतीय जिले में आ रही है, उन सारे आंकड़ों का एक था कि जिस तरह से अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है और जिस तरीके से चट्टानों का जो विस्फोट करके उड़ाया जा रहा है रोड चौड़ीकरण के मामले में, सबसे ज्यादा जो है यही दो कारण है जो जिस वजह से प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता है? विकास के नाम पे विनाश आप लेके आ रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आने दीजिए। जब विशेषज्ञ आशीष गर्ग जी ने क्या बोला, आशीष गर्ग जी ने आपको विकल्प दिया, क्या विकल्प की तरफ क्यों नहीं गए? क्योंकि विकल्पों की तरफ जाएंगे तो फिर वो जो बीच का कमीशन मिलता है वो कहाँ मिलेगा? वो पेड़ कटान जो कटने के बाद कहाँ जाएंगे, किसके नाम से लगेंगे, किसके घर की शोभा बढ़ाएंगे, वो कहाँ जाएगा? वो लकड़ियां कहाँ जाएंगी? वो ठेकेदार कहाँ जाएंगे? वो वन विभाग उन लकड़ियों पर क्या करेगा? ये सारा का सारा गोलमाल करने के चक्कर में है। जबकि सीधा सीधा उदाहरण था, आपको एलिवेटेड रोड बनानी थी, आप पेड़ कटान से बच जाते, लेकिन नहीं, आपने वो तरीका अपनाया जहां आपको कमीशन खाना है, जहां आपको अपने ठेकेदारों को मालामाल करना है, जहां आपको अपने कुछ विशेष धनवान जो लोग हैं उनको मालामाल करना है। इसके आरोप तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा झेलती आई है और लगातार सत्य भी साबित हुए हैं। तो इनका विकास के नाम पर विनाश देना इस प्रदेश के लिए, विशेष रूप से उत्तराखंड के लिए, इनका शासनकाल याद किया जाएगा कि जब भी इस प्रकृति का कोई विनाश लीला होगी भविष्य में, तो उसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर कोई किसी को हम ठहराएंगे तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है, उस भविष्य में पता नहीं कहां होगी, और होगी भी नहीं होगी, क्या पता। लेकिन विशेष रूप से देखना, ये मानव तब भी था जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, यूकेडी नहीं थी और कांग्रेस नहीं थी, मानव तब भी रहेगा। लेकिन ये विनाश लीला का जो पार्ट आज भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे इस पूरे भारतवर्ष में, विशेष रूप से उत्तराखंड में जो थोप रही है, इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को लेनी पड़ेगी। अभी आशीष गर्ग जी ने बोला, इन्होंने नए नए उदाहरण दिए कि एक पेड़ की जगह 10 पेड़ लगाए जा रहे हैं। एक पेड़ को बनने में 5 से 10 साल लगते हैं, उगने में और पेड़ बनने में, पौधे से पेड़ को बनने में, लेकिन कटने में 1 से 10 मिनट नहीं लगता। आपने काट तो दिया,
वही विषय है कि जब आप ये दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम पर्यावरण और विकास के बीच में एक मध्यम मार्ग चुनने की बात कर रहे हैं, लेकिन मध्यम मार्ग तो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। आपका तो सीधा सीधा आरी लेके पेड़ काटना नजर आ रहा है कि आरी ली, पेड़ काट दिया, खत्म, बाकी देख लेंगे, जब रोड चौड़ी होगी तब बात कर लेंगे। तो ये विनाश की तरफ इस प्रदेश को ले जा रहे हैं। तब थराली की जो हमारी घटना है, जो जोशीमठ की जो घटना है, ये इनकी देन का है, ये सारी देन विकास के नाम पे है। तो तब आपको वो लोग नजर नहीं आ रहे जो अपना जीवन जी रहे हैं डर कर मर के जोशीमठ में, जिनके 70 घर तोड़ने के लिए आपने आदेश दे दिए। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? वो विनाश लीला भी तो विकास के नाम पे थी कि टनल आपने नीचे से डाली, पूरे जोशीमठ के विस्फोट किया, ऊपर की जमीन कमजोर पड़ गई। पर आप इसमें बात नहीं करना चाहेंगे, आपको लग, क्योंकि आप बात करेंगे तो आप इसमें फंसेंगे। तो कहने का सीधा तर्क गरिमा जी, ये एक साफ सुथरा रास्ता चुनना चाहते हैं, कठिन रास्ता नहीं चुनना चाह रहे हैं कि जहाँ तो थोड़ी मेहनत करनी पड़े, सिर्फ पेड़ काट दो, रास्ता बना दो। और जो ये उदाहरण नए नए आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ के कौन एक्सीडेंट कहाँ हुए, कैसे हुए, गाड़ियां रोकती हैं तो प्रदूषण ज्यादा फैलता है, पता नहीं कहाँ के विशेषज्ञ रिपोर्टें लेके आते हैं। तो गरिमा जी, मुझे लगता है कि आपके पास भी होंगी, इनके विशेषज्ञ कहाँ से लेके आते हैं? आशीष गर्ग जी के पास भी नहीं होंगी भाई, आशीष गर्ग जी बेचारे विशेषज्ञ हैं, ऐसे विशेषज्ञ बैठे हैं, इनके पास भी नहीं होगा इनके तर्कों का जवाब। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहाँ से तर्क लेके आती है, तो वही नहीं, मैं एक बात आपका सपोर्ट करते हुए कहूंगा, जो BS6 गाड़ियां आ गई हैं तो उसमें तो सरकार ये क्लेम करती है कि हमारा कोई उसमें एमिशन ही नहीं है। अरे आशीष गर्ग जी, BS6 से थोड़ी मतलब है इनको, वो तो आपने उदाहरण दे दिया कि पर्यावरण में इनको इससे मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपने कुतर्क को तर्क कैसे साबित करना है, कुतर्कों के माध्यम से, ये इनका महत्वपूर्ण विषय रहता है। तो आप उसमें कहीं भी बात कर लीजिए, ठीक है, विशेष रूप से देखिए। ठीक है दीपक जी, आपकी बात आ गई, ठीक है। और हाँ, विकास के बीच में जो मध्यम रास्ता है, वही सरकारों को अपनाना। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। डोभाल जी हमारे साथ में जुड़े हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत मणि जी आपका। रतन मणि जी, क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड के विकास की कीमत क्या ये पेड़ चुकता कर रहे हैं? और क्या आने वाले वक्त में, क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ यानी मनुष्य के साथ खिलवाड़ आज नहीं तो कल सुनिश्चित ही होता है, तो क्या आने वाले वक्त में लोगों को भी इसका हर्जाना जरूर भरना पड़ेगा? मैं पहले तो गर्ग साहब को और थोड़ा सा ज्यादा सुनना चाह रहा था कि चूंकि वो जानकार है। मैं फिर से जाऊंगी उनके पास में। हाँ, आपकी भी मैं फिर आप मुझे नाराजगी दिखाते हैं। हाँ, नहीं, नाराजगी की बात नहीं है, लेकिन मैं अपने मेरा जो अनुभव है उस अनुभव की, ये जो सरकार की नीति है, ये सरकार की नीति ही जन विरोधी भी है और विकास विरोधी भी है। ये कोई विकास नहीं आप कह सकते हैं किसी को नष्ट करके। अभी मैं बताऊं कि हमें ये बताया गया कि जो हमारा ये हाईवे बना है, हाईवे के NHAI उसके अनुबंध में है। आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए बोलिए। उसमें भी ये बात हमको बताई गई थी कि एक पेड़ कटेगा, उसके बदले 10 पेड़ लगाएंगे। यहाँ से आप दिल्ली से बद्रीनाथ तक बता दो कहाँ पर वो 10 पेड़ हैं और कितने पेड़ आपने काटे हैं। हाँ। आप ये डिवाइडर पे जो गमले सजा रहे हो, उससे पर्यावरण बनाने की बात कर रहे हो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब ये रैणी और धौली गंगा और वो जो तबाही हुई थी, वहाँ भी गया था देखने के लिए, और अभी दोबारा भी गया है, तो इन्होंने वहाँ भी छाप रखा है हरसिल से और धराली तक के जो और पेड़ हैं उन पे भी निशान लगा रखे हैं, वो भी उसमें है, वो भी ये काटने जा रहे हैं। ये किसके लिए आप विकास कर रहे हैं? ये वनों का, उसका भी पर्यावरण का वहाँ भी एक जीवन रहता है, और उसके वो पर्यावरण को अलग नहीं कर सकते आप। हमारे घाट गदरों में भी पर्यावरण, वहाँ भी जीवन है, और वो भी सूख रहे हैं, हमारे झरने भी सूख रहे हैं पानी के। और ये सारा विद्वान लोग और जो उसको जानते हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हमारे जो क्लाइमेट है बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। अभी तो हम देख रहे हैं उसको कि किस तरह से टेम्परेचर कहाँ पहुंच रहा है। ठीक है, उसके ठीक है। डोभाल जी मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगी कि आप प्लीज अपना फ्रेम ठीक कर लें। डोभाल जी आप अपना फ्रेम ठीक कर लें ताकि आपको दर्शक सही तरीके से देख सके। अगर आप फ्रेम को ठीक करेंगे तो आप स्क्रीन पर सही नजर आएंगे।
तो मैं ये अभी एक पेड़ माँ के नाम ये पीछे चले, उससे पहले स्मृति वन लगाने की बात हुई थी। जो हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटियां हैं कि वो शहरों में स्मृति वन बनाएंगे, जो लोग यहाँ यात्री और श्रद्धालु जो आते हैं वो एक एक पेड़ अपने पूर्वज के नाम लगा के जाएंगे। कहाँ है वो स्मृति वन? वन कट तो रहे हैं लेकिन लग तो रहे नहीं है। हमको बताया गया कि नमामि गंगे योजना में 50 लाख पेड़ लगे। कहाँ वो पेड़ है? 50 पेड़ दिखा दो हमको। कोई, अरे आप काट रहे हैं जो वन भूमि में भी न तो आप आधा वन भूमि तो आपका रिजर्व फॉरेस्ट है, वहां आप नहीं सकते। राजासी नेशनल पार्क है, उसमें न तो आप काट सकते हैं न लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं उसको। काटने के लिए आपके लिए सब छूट है लेकिन लगाने के लिए नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आब हवा पीछे हमने देखा था, जो कोविड काल था, दिल्ली में ऑक्सीजन के क्लब खुल गए थे, लोगों ने खरीदा ऑक्सीजन को। और ये इस ऑक्सीजन की दुश्मन है जो आब और हवा। आपको इतनी चौड़ी सड़कों क्यों वो आपको जरूरत पड़ रही है? इतनी चौड़ी सड़कों का हमको अच्छी सड़क चाहिए। चौड़ी सड़क से क्या मतलब है? आपको 4 लेन आपको कहाँ दौड़ाना है? ये कहाँ उत्तराखंड को आप ले जाने वाले हैं? क्यों आप 2 घंटे की यात्रा करना चाह रहे हैं? तो हम तो यात्रा, ये तो आर्थिक रूप से भी नुकसान है उत्तराखंड का कि अगर आप ऐसी सड़कें बना रहे हैं जो बद्रीनाथ में सुबह जाए और शाम को दिल्ली पहुंच जाए आदमी, तो वो यहाँ 2 पैसे खर्च नहीं करेगा, तो उसका आने न आने का हमको क्या लाभ है? उत्तराखंड की जनता को क्या लाभ है? वो छोले बेचने वाले को क्या लाभ है? चाय बेचने वाले को क्या लाभ है? ये उस चीज को देख नहीं रहे हैं और अंधाधुंध इस ढंग से विकास कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। और इसको हर हालत में रोका जाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि कुछ जो स्वयंसेवी संगठन है, अनूप नौटियाल जी वगैरह, इन्होंने फिर एक बार, हम 50 के दशक में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, और उसके बाद अब फिर एक बार फिर ये जरूरत है कि उत्तराखंड को अगर बचाना है, उसकी आबो हवा को बचाना है, उसके घाट गदरों को बचाना है, गंगा के जीवन को बचाना है। गंगा में पानी नहीं है, उसको वो संकट में है, उसका जीवन समाप्त हो रहा है। और ये तो जीवन को लेने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम जीवन को बचाने के लिए कर रहे हैं, ये उल्टा कह रहे हैं। भाई अगर कोई नदी, बरसाती नदी है, हमारा घाट है, गदरा है, बड़ी नदी है, उनका तो जीवन है ना, वो भी तो पर्यावरण बनाते हैं। खाली यही तो नहीं होता। और वो भी, उनको भी पानी यहीं से मिलता है, पेड़ों से ही मिलता है। ठीक। ये मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे यहाँ हमारे यहाँ ये कंक्रीट के जंगल बनाने में लगे हुए हैं। नहर पे लोग हर की पौड़ी में गंगा नहाने के लिए आ रहे हैं, ये घाट बना रहे हैं नहर पे, और पेड़ काट रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा विकास कर रहे हैं आप? लोग जो भी कहीं से भी आता है, चाहे देहरादून से, वो जब तक हर की पौड़ी पे नहीं पहुंचता है, वहां स्नान नहीं करता, उसकी तसल्ली नहीं होती है। वो दूसरे को घाट नहीं मानता है कि आता था वो हर की पौड़ी पे स्नान करने के लिए। आप कह रहे हैं कि हम उसको ज्वालापुर में स्नान करा देंगे, वहां घाट बना रहे हैं। तो ये इसके भी खिलाफ है। ठीक है, तो चलिए मैं चीजों को जवाब लेती हूँ। अब गुरविंदर सिंह से जवाब लेती हूँ, गुरविंदर सिंह जी से जवाब लेती हूँ। गुरविंदर सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे आप? शिकायतें बहुत है। देखिए, पहले तो मैं दीपक जी की बात पर आता हूँ। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी ही सब कुछ करती है, और ऐसा नहीं है। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि 2013 में कांग्रेस ने 20,000 पेड़ काटे, NH देहरादून ऋषिकेश में NH छोड़ा हुआ। उसके बाद मैं इन्होंने एक सवाल किया कि बीजेपी के ही ये विपत्ति है और आपदा। देखिए, आपदा कभी भी आ सकती है, उसको कुछ नहीं आप रोक सकते। बाबा केदारनाथ की जो आपदा आई, आप देखिए, बीजेपी की अगर बात करते हैं तो दूसरे बीजेपी के मोदी जी उस टाइम गुजरात में स्वयं आकर देहरादून में 2 करोड़ की मदद के अलावा पूरी ट्रेन भर के, पूरी ट्रेन गुजरात से आपदा जो प्रभावित लोग थे उनके लिए भेजी। ये तो रही अलग बात। मैं तीसरी बात कहता हूँ, आज हम विकसित भारत की बात करते हैं, आज हम बैठ के कहते हैं यूरोप, अमेरिका और उसकी बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
तो अगर हम ये सोचते हैं हमारा प्यारा उत्तराखंड, ये अगर आप ये सोचते हैं कि वो उत्तराखंड भी आज अमेरिका और यूरोप के समक्ष खड़ा हो, तो आप उसमें जो 4 धाम यात्रा मैंने पहले कहा, तीनों जो ब्रह्मांड में तीनों लोग और नीचे 4 धाम, ये भारत की एक उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ी हुई चीज है। अगर हम इस रोड सड़कों को अगर हम 4 लेन नहीं बनाएंगे, समाज में हमारा चेहरा, जो आदमी यूरोप यहाँ इंग्लैंड से अमेरिका से सब लोग यहाँ आते हैं 4 धाम की यात्रा, अपने आप को बहुत भाग्यशाली सौभाग्यशाली समझते हैं, 4 धाम यात्रा करना अपना जीवन का एक लक्ष्य मानते हैं। तो अगर वो 6-6, 8-8 घंटे अगर वो वहां खड़े रहेंगे, कांवड़ के टाइम पर 8-8 घंटे खड़े रहेंगे, तो ये क्या एक चेहरा जाएगा। अगर हम इसको विनाश की सीमा में लाते हैं, तो ये कब हमारा उत्तराखंड विकसित उत्तराखंड बनेगा। G20 जो विकसित देशों की पूरे देश में 2 हमने मीटिंग्स उत्तराखंड में भी की, जिसमें एक ऋषिकेश में भी की। तो ये सब चीजें अपने आप में ये बात कहती हैं कि अगर हमें विकसित उत्तराखंड बनाना है, अगर हमने सब प्रदेशों में अग्रणी लाना है, हमारे उत्तराखंड को एक अग्रणी प्रदेश के रूप में विकसित प्रदेश के लिए आगे लाना है, तो आप एक बात समझिए, हमें कहीं ना कहीं वो सुख सुविधाएं जो जनमानस जनहित में और लेनी है, और लेकिन उसके साथ अगर कुछ पेड़ भी हमारे कटते हैं, तो उसके लिए बीजेपी की मैं अगर बात बता दूं आपको, तो हरेला हमारे 6 मुख्य पर्व है, जिसमें हरेला हमारा मुख्य पर्व माना जाता है। उसमें प्रत्येक बूथ पर एक पेड़ माँ के नाम प्रत्येक कार्यकर्ता को लगाना ही लगाना है। तो मैं एक बात कह देता हूं कि पेड़ों के संरक्षण एक बहुत अत्यंत आवश्यक है। आप लोग उस पर आवाज उठाते सही है, आपका लोकतंत्र में अधिकार है, आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, आपको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन जरा सोचिए, समय के साथ भी हमको चलना होगा, समय के साथ कदम बढ़ाकर हमें चलना होगा, नहीं तो हम पिछड़े राज्यों की तरह एक पिछड़ा हुआ उत्तराखंड ना बना ले। लेकिन हमें अपने उत्तराखंड को एक मॉडल प्रदेश के रूप में सामने रखना है। कल को अगर कोई आएगा, बाहरले देश से आता है, बाहरले प्रदेशों से आता है, वो ऑल वेदर रोड अगर वो जाता है, तो वो देखता है कि उत्तराखंड में सुख सुविधाएं बहुत आगे हैं। और आज मैं दामी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जो आज लोग मैं कह सकता हूं कि जान भी बचानी है, जंगल भी बचाना है, हमें पेड़ भी लगाएंगे और सड़क भी बनाएंगे। हम विरोध से लड़कर देहरादून, ऋषिकेश और उत्तराखंड को देश का सबसे सुरक्षित हाईवे भी बनाएंगे। पीएम मोदी का ये सपना है। चलिए ठीक है, देखिए बहुत अच्छी बात है, आप बनाइए, लेकिन आप फिर उसके बाद जब प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, तब उसके लिए आप क्या करेंगे। आप जितना बता रहे हैं ये सब कुछ आप बनाइए, लेकिन एक प्राकृतिक आपदा आपके सारे कंक्रीट के कंस्ट्रक्शन को बिगाड़ कर रख सकती है। उत्तराखंड से जो त्रासदी की तस्वीरें हम सब देखते हैं, क्या हम देखते नहीं केदारनाथ त्रासदी क्या दुनिया ने नहीं देखी है। तो ये कहना कि हम ऐसी जगहों पर इतनी सुविधाएं दे देंगे, ये पूरी तरीके से मुझे लगता है गलत है। पर्यावरणविद का रुख करेंगे आशीष जी, हम सब ने देखा, अभी धराली की तस्वीरें मैं भूल नहीं पाई हूँ। बड़े बड़े 5-5 मंजिलों के होटल्स कुछ पलों में कैसे धराशायी हुए थे। कहां पर कमी रह गई थी, कहां पर गलती रह गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा बड़ा बना देंगे, लेकिन उसको मेंटेन कैसे कर पाएंगे। भौगोलिक स्थितियों को हम बिल्कुल किनारे कर दें क्या। आशीष जी बोलिए, बाकी के लोग प्लीज खुद को म्यूट करें ताकि कोई भी एक्स्ट्रा आवाज ना आए। आशीष जी आप बोलिए। जी गरिमा जी, जो आपने अभी बात की, देखिए कि हमारे पहाड़ जो है बहुत ही खूबसूरत हैं, और ये मैं कहता हूँ कि जो यूरोप के पहाड़ों से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और इसमें जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो कहीं पूरे विश्व से कंपेरेबल नहीं है। लेकिन क्या हम इसको पहाड़ों पे भी गुड़गांव जैसा शहर बसाना चाहते हैं। अभी मसूरी है, जितने भी हमारे हिल स्टेशंस हैं, उसमें बड़े बड़े लोग आते हैं, जो विदेशी लोग भी आते हैं, वो पीठ पीछे ये कहते हैं कि वो चलने लायक नहीं रहे, हमारे वहाँ पर रहने लायक नहीं रहे। वहाँ पर हमने उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी, एक वर्ड है जिसमें आप सब जानते हैं कि जो जिस जगह की जितनी कैरिंग कैपेसिटी होती है, उसी हिसाब से वहाँ पर टूरिस्ट आए, उसी हिसाब से वहाँ पर कंक्रीट के जो आपके मकान बने या होटल्स बने। अभी हो क्या रहा है कि जब हमने उसकी कैरिंग कैपेसिटी अभी तक आंक ही नहीं गई है। अभी तक उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल, मसूरी, जितने भी हिल स्टेशन की जो
कैरिंग कैपेसिटी की स्टडी पंतनगर यूनिवर्सिटी को दी है। इसके 2 साल हो गए। क्या हम इनको 3-4 महीने के अंदर इन स्टडीज को तैयार नहीं कर सकते थे? यदि हम कर लेते और उसके हिसाब से हम अपना सारा प्लान करते, जो भी वहाँ पर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है या टूरिस्ट को लाना है, हो क्या रहा है ये हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह से मसूरी, नैनीताल, इनकी आप हालत देख सकती हैं। वेस्ट का इतना बुरा हाल है कि वो मतलब वहाँ पर रहना लोगों का मुश्किल होता जा रहा है। आप किसी निवासी से पूछिए। और यहाँ पे जो जाम की मैं आपको क्या बताऊं, वो तो हमारे जो लिंक रोड बना है देहरादून से दिल्ली, अब 2.5 घंटे 3 घंटे की बात है। इसमें कोई बात नहीं है, वो आ जाता है। लेकिन उसके बाद मसूरी पहुंचते पहुंचते में 3-4 घंटे लगते हैं, और उसके बावजूद उसमें 6-7 रोड का प्लान कर रहे हैं, और हम कम से कम अभी 25-30 हजार पेड़ और काटने वाले हैं। और मैं यदि भानियावाला ऋषिकेश पे दोबारा हूँ, जो हमारे आदरणीय गुरविंदर साहब कह रहे थे कि 50,000 गाड़ियां रोज जाती है। देखिए वो NHAI का ये डेटा है कि PCU एक यूनिट होती है जिसके हिसाब से ट्रैफिक नापा जाता है, पैसेंजर कार यूनिट, तो वो केवल 15,000 है। लेकिन ये जो डेटा है 15,000 से जो NHAI ये बोलता है कि इसको 4 लेन होना चाहिए, क्योंकि 15,000 PCU है तो 4 लेन होना चाहिए। तो ये इन्होंने प्लेन्स का डाटा अडॉप्ट करके यहाँ पे हमारे वनों में अडॉप्ट कर दिया है। हमने इनको कोर्ट में ये भी बताया था कि इसको आप 3 लेन कर लीजिए, जरूरी नहीं है। देखिए कोई लिखा नहीं है कि हम 4 लेन ही बनाएंगे। यदि आपको ऐसे कहीं लगता था कि कहीं पे 3 लेन करके भी काम चल जाता, वैसे तो आप किसी भी ऋषिकेश के निवासी और देहरादून के निवासी 20 लाख लोग हैं, एक सर्वे कर लीजिए, वो बता देंगे यहाँ पे कभी जाम होता ही नहीं है। जाम तो आपका नटराज चौक पे जाके होता है, और नटराज चौक के बाद तपोवन तक जाम रहता है। तो उसके लिए आप टनल्स बना रहे हैं, ठीक है, हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेच है, जो रिजर्व फॉरेस्ट में आप जो अभी ये 3,000 पेड़ काट रहे हैं, इसकी निहायत कोई जरूरत नहीं थी। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं ना सर कि एक पेड़ की बजाय 10 लगाते हैं, आप मुझे बता दीजिए आपके पास कोई आंकड़ा है? और नहीं, मैंने अभी इसका बोला था ना आशीष जी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये लगा देते हैं एक पेड़ की जगह 10 पेड़। ये नहीं, मैं सिर्फ ये चंदोक जी के बारे में ये बात नहीं है, 10 पेड़ लगाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे अभियान होते हैं, मैं देखती हूँ कितने सारे पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन आप सिर्फ 2 से 3 दिन बाद जाकर देखिए उन पेड़ों की स्थिति। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लगाते सब हैं, मेरे ख्याल से गुरविंदर जी भी लगाते होंगे, जितनी पार्टी के सब लोग यहाँ बैठे सब लगाते होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर्वाइवल रेट जो एक ऑफिशियल डेटा है वो 5 से 10% है। एग्जैक्टली 20% है मैक्सिमम। हाँ। तो अभी अनफॉर्चुनेटली मैं आपको जो बात बताना चाह रहा था कि अभी तक हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है कि हमारे जो जब से ये हमारा उत्तराखंड राज्य बना है, जितने पेड़ गिराए गए हैं, इसकी जगह यदि हमें 10 लगाने थे, हमारे पास आंकड़ा है कि 70,000 के करीब पेड़ गिरे हैं रफली, जो ऑफिशियल है। वैसे तो गिरे ज्यादा ही होंगे। तो उस हिसाब से 7 लाख पेड़ों का तो हमारे पास का रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमने यहाँ पेड़ लगाए। लेकिन ना कोई वेबसाइट पे अवेलेबल है, ना कोई RTI से डेटा मिलता है। तो ये सब मुझे लगता है कि हवा की बातें हैं। ये सर्वाइवल रेट यदि उसका 5-10% है, तो इन्होंने यदि जितने भी पेड़ लगाए होंगे उसका आप समझ सकते हैं कहाँ लगे होंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आती है, जो पेड़ आपने काटे बहुत बड़े, जो हेरिटेज पेड़ थे हमारे, हाँ। उनकी जगह आपने कनेर के पेड़ लगा दिए, कुछ थोड़े बहुत 2-4 इधर उधर पेड़ लगा दिए। वो आपका मैंने कहा ना कि गमले में उगा हुआ पौधा और एक पेड़ बहुत अंतर होता है। एग्जैक्टली। ये वाला डेटा मेरे ख्याल से गुरविंदर सर ठीक नहीं है, पर हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हर प्रोजेक्ट में जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है, उसकी DPR बनती है, उसमें आप एक एक पेड़ काटने से पहले 10 बार सोचिए, अपने इंजीनियर्स को, PWD, NHAI को ये बताइए, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग उस हिसाब से नहीं हुई है। मैं भी सिविल इंजीनियर हूँ, हमें ये बताया गया कि रोड ऐसे बनाना चाहिए, हमें ये बताया गया बिल्डिंग ऐसे बनानी चाहिए। हमें ये नहीं बताया कि बायोडाइवर्सिटी को बचा के जो सस्टेनेबिलिटी की जो डेफिनेशन अब चल रही है वो बहुत जरूरी है, जो SDG गोल्स में उत्तराखंड कहते हैं सबसे आगे है। लेकिन मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, यदि उनको आपको ग्राउंड पे भी बिल्कुल प्रभावी बनाना है, तो सरकार को इस समय NHAI और PWD, CPWD को इनको कड़े डायरेक्शन देने होंगे कि ये जितने भी हमारे ग्रीन असेट्स हैं, हमारे जंगल हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, इनको बहुत सोच समझ के इसको टच करें। बिल्कुल, उसके बाद आप अपने रोड बनाइए, क्योंकि रोड भी जरूरी है। हम रोड के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, क्योंकि रोड से हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, चाइना से भी हमारी थ्रेट है, वो सब सही है। लेकिन थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिए। जब आपका कोई EIA स्टडीज होती है, अभी मैं FRI के एक एक्सपर्ट से बात कर रहा था, वो कह रहे थे सस्टेनेबिलिटी की भी आपकी वो एक इम्पैक्ट असेसमेंट की वो होनी चाहिए। तो अब हमारा टाइम है, इसलिए कठिन टाइम है, बहुत टफ टाइम है क्लाइमेट चेंज के लिए। इसको लाइटली लेना ठीक नहीं है। डिबेट का या आपसी वो झगड़ा नहीं है,
कोई भी सरकार आए उसको इस पे करना ही पड़ेगा काम, मेरा ही कहना। ठीक है, चलिए देखिए, उम्मीद यही है कि आप कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करिए, जब तक कि आप बाकी की चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे तब तक ठीक नहीं होगा। गुरविंदर जी माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा वक्त की कमी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आप सड़क चौड़ीकरण ज़रूर कीजिए, लेकिन हरियाली परवार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि आम जनता भी नहीं चाहती कि आने वाले वक्त में कोई भी प्राकृतिक आपदा उसके जीवन में विनाश लेकर आए। देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।